Krati 2 and today into this video we are going to continue our chapter 1 of class 12 political science, contemporary world politics, the Cold War era and the NAM. So this is going to be part 3rd of this chapter. Part 1 and part 2 के लिए kindly visit my channel playlist. आपको वहाँ पे बाकी parts इसके मिल जाएंगे. Okay, so before starting our chapter, let me tell you that this year Study Shibir Krati is giving and providing crash course into which I will be delivering lecture live. Till now, more than 200 students have joined this. Like ये मैं आपको जुलाई तक का डेटा बता रही हूँ. Probably आगे वाले months में जो है और students उसको join करेंगे. So what will be that it is like 2-month crash course in which you will be able to complete your syllabus of history and political science into this month. I'll be giving you quiz, I'll be giving you test series, notes and everything will be given to you. हमारी 9 PM to 10 PM की क्लास होती है so that आपकी बाकी क्लासेस से ये बिल्कुल भी क्लैश ना करे. In case you guys are interested, kindly text me on my social media handle, Instagram, Facebook, Telegram. Otherwise, you can also WhatsApp me. Number is given into description box. So let's start at today's video. Okay, so I made first part and many of you were asking me to provide notes. So I am attaching PDF of this chapter. ठीक है, तो उसके आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे. अगर आप प्रीमियर कंटेंट चाहते हैं which I'll be providing you very soon, तो stay connected. जैसे ही न्यू नोट्स आते हैं but those notes will be paid. So अगर आप वो लेना चाहते हैं you can. Point 6 that we will be doing new international economic order. इससे पहले हमने नाम देखा, challenge to bipolarity देखा, Cold War era, Cuban Missile Crisis. First sub topic that is given into this topic is change in economic order. उस वक्त की जो वर्ल्ड की कंडीशन थी और जो इकोनॉमिक ऑर्डर था वो काफी ज्यादा अनफेयर था. टू मेक इट फेयर इट इज इम्पोर्टेंट दैट मोर इकोनॉमिक सपोर्ट शुड बी गिवन टू एलडीसीज. एलडीसीज से हमारा मतलब है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी आता था. ठीक है, तो इनको ज्यादा अगर हम इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे तो ये आगे आएंगी और ये सुपर पावर को भी एक टाइम पे कम्पीट कर सकती हैं. UNCTAD रिपोर्ट आती है टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट. यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे. ठीक है, इसका वही फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. उसमें एक रिपोर्ट जारी की गई थी और वो थी टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट. अब उसमें कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए गए थे टू चेंज इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स or world trade, you can say. Yeah, trade will be more appropriate. So there were some reforms for global trading system. Now here I have written 4 points जो कि reform suggest किए गए थे. पहला तो ये था कि control over their natural resources. What developed countries did, उन्होंने least developed countries जो आज हैं उनके natural resources को exploit किया है. राइट, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन की कॉलोनीज जो हैं, आप देखिए अलग अलग जगह थी. इंडिया भी जो है ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुका है. सो मेन थिंग इज वो आए यहाँ पे, उन्होंने हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज थे उसको एक्सप्लॉइट किया. फॉर एग्जाम्पल जबरदस्ती जो है वो चाय की खेती करवाई आसाम साइड, जबरदस्ती जो है उन्होंने अफीम मंगवाया, ओपियम. ठीक है, लाइक बिहार की कंडीशन आप देखिए. बिहार इज लाइक देयर इज वन चैप्टर गिवन इन योर क्लास 12 इंग्लिश बुक जिसमें ये बताया गया है कि बिहार के पीजेंट जो है वो मूवमेंट कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स दैट दे डोंट वांट टू ग्रो ओपियम. ठीक है, दे डोंट वांट टू ग्रो एक्चुअली इंडिको. तो उनको इंडिको ही उगाना है, उन्हें नील की खेती करनी है. However, they don't want to do so. So it was like they exploited our natural resources. उन्होंने देखा यहाँ पे वेदर है, कंडीशन है, लेबर है, सब कुछ है, हम यहाँ पे चीप रेट में ये सब काम करवाएंगे और बाहर जाके जो है प्रॉफिट अर्न करेंगे. So this is what their strategy. Obtain access to Western market. So in first point you can say that so United Nation ने कहा कि अब आपने इनके नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर लिए हैं. यूनाइटेड नेशन ने कहा कि अब आपने एलडीसीज के नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर लिए हैं. नाउ इट्स टाइम टू गिव एलडीसीज कंट्रोल over your resources. So like they will be using your natural resources and you have to give access to those. Second, obtain access to Western market. Like it was quite difficult before these reforms कि Western market में entry करना. तो अगर entry हो जाती, you know that आप एक ऐसे market में जा रहे हैं जहाँ पे demand है, जहाँ पे खरीदने वाले हैं, तो आपका product बिकना ही बिकना है. So you can say it's like that. I'm going to sell Gucci purse, shoes, ठीक है, perfumes into village.
कोई खरीदेगा? बिकॉज वहां के लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट उतना नहीं बिकने वाला। हाउएवर आई नो दैट कि अगर यही चीज मैं अर्बन एरिया में ले जाऊं या फिर किसी मेगा सिटी में अपने प्रोडक्ट बेचूं तो ऑफ कोर्स वहां पे लोग खरीदने वाले हैं, क्योंकि वो इतना स्पेंड कर सकते हैं। इट वॉज अबाउट अगर एक ऐसे मार्केट में एंट्री हो जाए एलडीसीज की जहां पे लोग खरीदते हैं तो ये हो जाएगा, उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। थर्ड, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की थी? जिसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लिया था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसने किया था? ऑफ कोर्स सुपर पावर्स ने किया था। सो दे हैव टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू दीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बहुत कम रेट में। सो दे हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली। D. Reform, that was LDCs with a greater role in international economic institution. Now it was to be ensured कि LDCs least developed countries को international economic institution में ज्यादा अपनी बात रखने का मौका मिले। They should not be like कि उस इंस्टीट्यूशन में केवल यूएसए की बात हो रही है, रशिया की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ हम चाइना हटा देते हैं, उस वक्त जो है चाइना इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, या बट यूएस एंड यूएसएसआर और यू कैन से रशिया। तो इनके अलावा भी बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, दे शुड ऑल्सो गेट चांस टू रिप्रेजेंट their own countries. Now, seventh one that we are going to do is India and the Cold War. इंडिया का कोल्ड वॉर में क्या रोल रहा? देखिए, इंडिया नाटो के साथ था, ना ही उसने जो है वॉर्सो पैक्ट साइन किया था। इंडिया वॉज इन नाम, ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ अ नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब इंडिया ने कैसे रोल प्ले किया? नाम में रहेगी। फर्स्ट थिंग इज दिस, इंडिया अपने आप को दोनों अलायंस से दूर रखना चाहता था, ठीक है। So stayed away from two alliances. Second, we have it voiced against the newly decolonized countries. ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज जो अभी अभी आजाद हुई थी, अभी इस लाइक 1947, 1950, 1960 तक भी जो आजाद हुई, उनको मौका मिला कि लेट्स become part of a now. Do not become voice of any superpower. We are sovereign and we can stand there for ourselves. So we are going to do so. Okay, so third point is NAM served India's interests into two ways. You have to remember that third and fourth point are very very important और इस टॉपिक से ज्यादातर इसी से सवाल पूछे जाते हैं. नाम किस तरह से इंडिया के इंटरेस्ट्स को सर्व कर रहा था? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. फर्स्ट वे, इंडिया का ये कहना था कि नाम अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल डिसीजन में और स्टैंसेस में स्टैंड कर रहा था. लाइक वो किसी सुपर पावर की वॉइस नहीं था, इंडिया की खुद की आवाज थी. और वहां पे उसकी बात को नॉट एज अ यूएसए अलाई और एज अ यूएसएसआर अलाई के तौर पे सुना जाता था. इसको सुना जाता था बिकॉज वो इंडिया था. ओके, दूसरा पॉइंट इज इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन पावर अगेंस्ट द अदर. ओके, इफ वन सुपर पावर इज ट्राइंग टू बुली इंडिया, इंडिया ये बता सकता है ओह आई एम गोइंग टू यूएसएसआर. ठीक है, अगर यूएसएसआर बुली करने की कोशिश करता है तो इंडिया से शो कर सकता है बाय यूएसएसआर आई एम गोइंग टू यूएसए. ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया वॉज एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट अदर और उसको कोई बुली भी नहीं करेगा. ठीक है, These were two interests जो इंडिया बताता है कि इस तरीके से वो अपनी बात रख रहा था. It was good to be into नाम and उसने कोई अलाई नहीं चुना. Now fourth point that we are going to do is a criticism of India. So let's see the first criticism that India faced. First point that we are having is India's position was considered unprincipled because it was on the name of a national interest. However, India was unable to take firm stand on international issue. मतलब आप इंटरनेशनल इशू पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो एंड यू आर अनप्रिंसिपल्ड. सेकेंड पॉइंट दैट वी आर हैविंग इज इंडिया वाज इनकंसिस्टेंट एंड टुक कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स. ये बोला गया कि वर्चुअली तो इंडिया यूएसएसआर के साथ था ना. वो कैसे? एक्चुअली इंडिया साइंड अ फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 20 years with USSR in 1971. So it was said that वैसे तो आप बोल रहे हो you are neither with USSR and nor with USA, but still you are supporting USSR virtually. However, here's one reason कि इंडिया ने ऐसा क्या किया था और क्यों किया था. एक्चुअली इंडिया उस वक्त जो है वो फेस कर रहा था वॉर. यू नो दैट 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होता है. उस वक्त बांग्लादेश ने इंडिया की मदद मांगी थी. इंडिया ने बांग्लादेश की मदद की, बट इंडिया को पता चला चाइना
एंड यूएस, ठीक है, वो किसके साथ थे? पाकिस्तान के साथ थे। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ अ फियर कि हो सकता है कि तीनों मिलके अटैक कर देते, इसमें तो इंडिया फंसता ना। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर कि इंडिया को भी कोई सिक्योरिटी दे, तो इसलिए उसने फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 21 ईयर, ठीक है, 21 ईयर की साइन की थी यूएसएसआर के साथ। सो दिस वॉज द क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया। तो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड आपको जरूर याद रखने हैं एंड क्रिटिसिज्म ऑल्सो। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी आर्म्स कंट्रोल। ओके, सो दीज ट्रीटीज आर गोइंग टू बी क्वाइट कंफ्यूजिंग, बट इतना भी नहीं है, अगर ध्यान से सुनोगे तो जरूर आ जाएगी। फर्स्ट, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, एलटीबीटी जिसको बोलते हैं, दिस वाज साइंड बाय यूएस, यूके एंड यूएसएसआर, ठीक है। तो इन तीनों के बीच साइन की गई थी ऑन 5 अगस्त 1963। ओके, सो जस्ट सी दैट एलटीबीटी थी क्या। तो जो एलटीबीटी में आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं ना और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप नहीं, आई मीन टू से कंट्रीज, तो कंट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं न्यूक्लियर वेपन्स की और टेस्ट करती हैं, अब वो बैन हो गए थे एटमॉस्फेयर में, अंडर वाटर में एंड आउटर स्पेस में। इन तीनों ही जगह नहीं किया जा सकता था। अब कहीं आपके दिमाग में ये सवाल तो नहीं आ रहा यार ये 3 जगह बंद कर दी तो फिर कहाँ किया जाएगा। एक्चुअली आप न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते थे बट अंडरग्राउंड, तो अंडरग्राउंड अभी भी खुला हुआ था, अंडर वाटर बैन हुआ था, आउटर स्पेस बैन हुआ था, एटमॉस्फेयर में बैन हुआ था, अंडरग्राउंड तो उन्होंने बैन नहीं किया था ना। बट या इट एक्चुअली प्रोहिबिट्स इफ दैट न्यूक्लियर टेस्ट इज गोइंग टू क्रिएट डेब्रिस ओवर द सर्फेस एंड इज गोइंग टू बी एक्सप्लोड इन एनवायरमेंट, सो दैट वाज बैंड, ठीक है। अब बात करते हैं एलटीबीटी के साथ आपने सीटीबीटी भी सुना होगा। सीटीबीटी इज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, तो ये आई थी 1996 में। इस ट्रीटी में क्या था, ये सभी तरह की न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो बैन करती है, ठीक है, सभी तरह की न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट को बैन करती है एंड मैन्युफैक्चरिंग भी बैन करती है। तो इसमें अंडरग्राउंड भी आ जाता है, एटमॉस्फेयर भी, आउटर स्पेस भी एंड अंडर वाटर भी, सभी तरह के, क्योंकि बैन थे। अब ये देखिएगा, आयरनी देखिए, 184 नेशंस ने इसको साइन किया एंड 168 ने इसको रेटिफाई भी कर दिया, बट it will not come into force if 44 स्पेसिफिक नेशन इसको रेटिफाई करते हैं, जिनमें से अगर देखें तो 8 नेशंस अभी भी हैं जिन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया है। दे साइंड बट उन्होंने अभी रेटिफाई नहीं किया, जिसमें चाइना आता है, ईरान आता है, यूएसए आता है। ओके, I hope now it is clear to you and please try to find out more about CTBT and LTBT। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, भाई एनपीटी का नाम तो ना बहुत टाइम से सुना होगा आपने। एनपीटी व्हाट इट इज, ओके, सो इफ वी सी दैट 1 जनवरी 1967 के पहले अगर किसी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए थे तो उसमें शामिल है अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। तो ओनली दीज कंट्रीज हैव राइट टू कीप न्यूक्लियर वेपन इफ दे हैव साइंड एनपीटी, ठीक है। तो इसको भी साइन किया गया था 1 जुलाई 1968, however this came into force into 1970। अब इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी कंसीडर करता है, क्यों? बिकॉज इट इज अलाउइंग ओनली दीज कंट्रीज टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। इट मीन्स दैट अगर इंडिया के ऊपर कोई मुसीबत आई, इंडिया हैव टू आस्क चाइना, अमेरिका, अदरवाइज रशिया, फ्रांस फॉर हेल्प, और व्हाट इफ दे विल से दैट कि नहीं आपको ऐसा करना होगा तभी हम आपकी हेल्प करेंगे, लाइक अ काइंड ऑफ अ नेगोशिएशन और अ काइंड ऑफ अ अग्रीमेंट। एंड इफ वी सी दैट इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो 1974 में किया था, तो इंडिया ने पहले एनपीटी को साइन किया था, बाद में इसको रेटिफाई कर दिया था। नाउ कैन यू जस्ट टेल मी द कमेंट सेक्शन दैट व्हेन इंडिया रेटिफाइड एनपीटी एंड व्हेन दिस इशू केम इनटू हाईलाइट की एनपीटी डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है, एंड ऑल्सो मेंशन दैट व्हाट आर द कंट्रीज जिन्होंने इसको रेटिफाई किया था। Next, we are going to have third strategic arms limitation talks, SALT 1. Third treaty that we are going to have a strategic arms limitation talk. So what it is, short form में इसको SALT 1 भी बोलते हैं क्योंकि इसका पार्ट 2 भी अभी आएगा। SALT 1 में बेसिकली जो है ये ट्रीटी यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में हुई थी साइन। यूएस के प्रेसिडेंट जिनका नाम था रिचर्ड निक्सन, ठीक है, एंड यूएसएसआर के लीडर लियोनिड ब्रेजनेव के बीच में ये 26 मई 1972 में साइन की जाती है। दिस वाज अबाउट कि जो दैट वी हैव टू ट्रीटी ऑन लिमिटेशन ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम क्या होता है। इन केस यू डोंट नो, काइंडली रेफर द पार्ट 2 ऑफ दिस chapter, okay, and it was also an
agreement on strategic offensive arms. SALT II was signed in 18 June 1979. However, leaders इसमें चेंज हो गए थे. ये साइन की गई थी किसके बीच में? रिचर्ड निक्सन एंड लियोनिड ब्रेजनेव के बीच में. However, SALT II was signed between US president, उस वक्त आ गए थे जिमी कार्टर. तो जिमी कार्टर एंड लियोनिड ब्रेजनेव के बीच में ये साइन की गई थी. There is the treaty that is START 1. So it was strategic arms reduction talks. It was the same to reduce the use of strategic offensive arms, and this was signed in 31st July 1991 between USSR leader Mikhail Gorbachev and US President George Bush Senior. So the last one that we are going to have is START 2, and this was signed on 3rd January 1993 and between US President George Bush Senior. बट यहाँ पे USSR लीडर चेंज हो जाते हैं. Who was 1993 में बोरिस येल्त्सिन थे, जो कि 1991 में तो डिसइंटीग्रेशन हो गया था USSR का. So it means that you can say START 2 जो है वो US एंड रशिया के बीच में साइन की गई थी, और बाकी सारी ट्रीटी जो है यहाँ पे US एंड USSR के बीच में साइन की गई थी. So that's it. We have completed our chapter successfully and it was Cold War and the NAM. I'm just hoping कि अब आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे. In fact, nowadays the video which I'm making for you people, इसमें मैं थोड़ा ज्यादा एफर्ट डाल रही हूँ. I'm trying to provide you more information. अगर कोई यहाँ पे टॉपिक मेंशन हुआ है, I tried कि मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन दूँ, why it was and how it was. And students, I'll be completing all the chapters, like the deleted one also, because in other boards, if you will see, except the CBSE board, such as Kerala board and Jharkhand board, तो I have some students and they said that कि हमारे बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया कि ये सारे चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं. तो मैं वो भी पढ़ाऊंगी. नेक्स्ट लाइक ज्यादा ज्ञान मिल जाए तो कोई बुरी बात भी नहीं है. ओके, make sure you hit the like button and have shared this video with your friends who are like Cold War तो बड़ा दिमाग खा रहा है. And you can join my crash course for class 12th history and political science, जिसमें आप 2 महीने में अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे. जब तक के लिए make sure you hit the सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हाउएवर, आई विल ऐड द टेम्पलेट एंड विल मीट सून इनटू आवर नेक्स्ट वीडियो. Stay tuned and comment below for next video chapter.